इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। किसी मुजरिम को उसका हक दिला देना बगावत है। किसी मुजरिम को उसका हक दिला देना बगावत है। किसी इंसान को इंसाफ बना देना बगावत है। तो बागी मैं हूँ, बगावत काम है मेरा। तो बागी मैं हूँ, बगावत काम है मेरा। मिटा दो जुर्म हस्ती को, यही पैगाम है मेरा। ये संगठन जो जुर्म हस्ती है उसको मिटाने के लिए बनाया गया, छोटी छोटी बातों के लिए नहीं बनाया गया। छोटी बातें हमारे सब लोग कर ही लेते हैं। हमें जो करना है वो कुछ बड़ा करना है। हमारी सोच कुछ बड़ी है, हमारे साथियों की सोच कुछ बड़ी है। और हम अक्सर कहते रहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए न कुटिया हाथ, जो घर जा रहे हैं आप ना चले हमारे साथ। लोग चल रहे, लोगों की संख्या कम हो रही है, मेंबरशिप बढ़ रही है। अभी आप लोगों ने सहयोग दिया तो आपने देखा 3 दिन में कितना बढ़िया जो है वो आगाज हुआ हमारे सेंटेनरी सेलिब्रेशन का। आज बहुत सारे साथी मंच पर हैं। बहुत सारे साथियों को दिक्कतें थी, उन्होंने रिग्रेट किया और कहा कि हमें जाने दीजिए, कुछ आवश्यक कार्य। मैं समझ भी सकता हूँ कि एक जनरल सेक्रेटरी को 4 दिन पकड़ करके एक जगह बैठा दिया जाए तो थोड़ा मुश्किल तो हो गई। लेकिन फिर भी इतने सारे साथी आपके बीच और इतने सारे प्रतिनिधि हैं। मैं इस पेंशन वेलफेयर जो आपने बनाया ऑल इंडिया पेंशन रेलवे पेंशन वेलफेयर फेडरेशन को, तो इसके लिए मैं अपने सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं जिनके सहयोग से ये संभव हो पाया। बहुत मंथन चला 2 वर्ष। आज हम लोगों के बीच में माहेश्वरी जी हैं। मैं इस बात का हामी रहता हूं कि ट्रेड यूनियन में बिखराव नहीं होना चाहिए। ट्रेड यूनियन में बिखराव नहीं होना चाहिए और फिर पेंशनों में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम पेंशनर्स में भी दौड़ों में भी और की बात करते रहे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हमारा प्रयास है माहेश्वरी जी की, आप जिस कदम पर आगे चल रहे हैं हम लोग उसमें आपका पूरा सहयोग दें। भाई प्रकाश व्यास जी रह गए अपनी बात कहने को, मैं चाहता ताकि वो भी कुछ अपनी बात यहाँ पर रखें। बहुत मुस्तकिल तरीके से वो अपने संगठन को चला रहे हैं और साथियों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। हर बार इस्लाम में पूरा एक जो है सबको बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो आपने बनाया है सिर्फ सम्मान तक सीमित नहीं रहो। आज सरकार की नीयत खराब है। सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद जो बच्चे और बच्चियां आई हैं उनकी पेंशन तो हजम कर ली। अब उसका इरादा जो पेंशन जिनको मिल रही है उनका पेंशन बंद करने का। इससे पहले कि ये बाढ़ का पानी आपके घरों के अंदर घुस जाए, कृपा करके बांध बना लीजिए और इस पानी को जहां है वहीं रोक देने का काम करें। इस इरादे के साथ ये पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन का आपने गठन करने का काम करें और ये तालियां बजाने से नहीं होगा। और तालियां बजाइए, आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन ये तालियां बजाने से नहीं, ये तभी संभव है कि जब हर शाखा में जो रिटायर्ड लोग हैं और काम करने के लायक काम करना चाहते हैं, हर शाखा जो है वो ऑल इंडिया फेडरेशन की
अफिलिएटेड यूनियन की अपनी वेलफेयर फेडरेशन की शाखा का गठन करे। तीन 3,786 शाखाएं हैं हम लोगों की पूरे हिंदुस्तान। आपने बहुत अच्छा काम किया। अभी निकाम ने 27 ब्रांचें बना ली हैं, दूसरे साथी ने कहा 20 ब्रांचें बना ली हैं। 20 नहीं, जितनी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की शाखाएं हैं उतनी ही शाखाएं इस वेलफेयर फेडरेशन की होनी चाहिए। उसी दिन में अपने सफल होगा। बहुत सारे लोग अलग से भी, हम लोग थोड़ा देर से जागे, लेकिन लोग कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। तो उन्होंने पहले ही कुछ अपना कार्य शुरू कर दिया था, वो भी बाहर के लोग। हम उनको साथ जोड़ करके चलने का, वो भी हमारी शाखा रहेंगे, उनको भी संगठन में शामिल करके चलने का कोशिश करेंगे कि जहां है वहां पर ही उनको काम करने का मौका मिले। नहीं तो जो काम कर रहे थे उनको हम लोग एसोसिएटेड साथियों के तरह जोड़ करके साथ लेके करने का काम करेंगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी आपके पास में समय है, आपके पास में आपकी पेंशन है, आपके पास में लड़ाई का तजुर्बा है, आपने संगठन में काम किया है। बहुत सारे लोग संगठन नहीं होने की वजह से, काम नहीं करने की वजह से बीमार हो गए। उनसे पूछो क्या है, कहते भैया कोई काम ही नहीं है, क्या करें। सवेरे 7 बजे से उठ करके रात को 11 बजे तक घर आते थे। बीवी लड़ाइयां लड़ती थी, बच्चे शिकायत करते थे, लेकिन सारा जीवन तो यूनियन को दे दिया, संगठन दे दिया। अब क्या करें। अब यह संभव नहीं है कि सारे रिटायर्ड लोग ही यूनियन चलाओ, ये संभव नहीं। अभी हमारा 2,500 से ज्यादा लोग जो है वो युवा सम्मेलन में आए। अगर हम रिटायर्ड लोगों को ही प्रतिस्थापित करके रखेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे। हम चाहते हैं कि फेडरेशन की, यूनियन की कमान हमारे युवा साथी ले और वो संगठन को और आगे बढ़ाए। लेकिन अपने रिटायर्ड साथियों को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहते। वो एक जो अनुभवी साथी हैं उनको हम लोग जो है वो उनके अनुभव का पूरा प्रयोग करना चाहते हैं। एंड दैट इज ए रिच कैपिटल भारत सरकार पहचान नहीं रही। मैं एक बार एक टर्म के लिए इस कोवा में मेंबर बना दिया गया था, जैसे स्टाफ साइड के सेक्रेटरी होने लगा। उसके बाद में मुझसे कहा गया कि आप बन जाइए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बनना। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा इसलिए कि जिस संस्था में एजेंडा देने का अख्तियार मेंबर को नहीं हो, ऐसी संस्था का सदस्य बनना मैं तो नहीं पसंद करूंगा। और मुझे इस कोवा से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी समस्याओं का हल लेसन के माध्यम से कर लूं। आप चाहिए जो वो एजेंडा दें उस पर बात करिए। अगर कहीं उनके मन की बात ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं। खाली भोजन कमेटी है, बढ़िया सा भोजन करिए, एक छोटा सा ब्रीफकेस ले लीजिए या कुछ झोला पकड़ा देंगे, कहेंगे क्या चाहिए आप, देना देना कुछ है नहीं। वहां से लौट के आइए तो मिनट्स में लिखा रहता है कि आपका तो बोला हुआ लिखा नहीं जाएगा, लेकिन मंत्री जो बोलेगा वो सारा लिख करके और सारी आपकी बातों को पलट देता। हमें इस खोआ पाया इस चक्कर में नहीं पड़ना। अगर हम मजबूत होंगे, संगठन मजबूत होगा, तो आज जितनी बातें आपने यहाँ पर कही कि पेंशन दान में हमारा नेतृत्व होना चाहिए, अरे आप जबरदस्ती घुस जाएंगे वहां पर। किसकी हैसियत है कि आप पेंशन दान की बैठक में जाएं और आपसे कह दें कि हम आपको सुनेंगे? ऐसी हिम्मत किसी की तो है नहीं। और फिर यहाँ आपने काम किया है। देखिए प्रतीक सिंह निरुका जी हमारे बैठे हुए मंडल अध्यक्ष से, यही साथी हमारे जो है वो जो
व्यास जी हैं, हमारे कितने साथी यहाँ हैं, कमल बैठे हुए मेरे नजदीक थे। दादा देखिए आ गए हैं मुस्कुराते हुए, कहीं लगते ही नहीं है कि रिटायर हो गए। कितने लोग हैं, वीके शर्मा जी बैठे हुए हैं, शिवजी शर्मा जी बैठे हुए हैं, प्रवीण कुमार, अब किसी सारे आदमियों में आ जाएगी, उनका नाम मैं जानता हूँ, उनको बुला सकता हूँ, आ जाएगा। इसलिए जानता हूं कि वो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता रहे। आज अगर मैं जनरल सेक्रेटरी हूं और भारत सरकार हमारी बात को सुन करके उसको अनुसरण नहीं कर सकती है, तो उसकी वजह अगर कोई है तो आप और आप साथी। आपने इतना बल दिया हमको कि जिसके बूते पर हम अपनी बात को बेबाक तरीके से उनके सामने रख पाए। आज भी बहुत भरोसा रहता है। तो मेरी एक ही विनती है आप लोगों से कि पहला संकल्प तो यही है कि आने वाले 2 महीने के अंदर अप्रैल को छोड़ दीजिए, लेकिन 30 जून तक अपने हर जोन की प्रोडक्शन यूनिट की हर ब्रांच, जहां आपकी ब्रांच है वहां एक ब्रांच आपके इस वेलफेयर फेडरेशन की हो जानी चाहिए। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सब लोग नहीं बोले, कर पाएंगे ना? करेंगे ना? ये करना। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर भैया कहते थे डंडा झंडा, आगे वाली बात नहीं बताऊं, बच्चों को बता देता हूं। और दूसरी बात वो कहते थे चर्चा, पर्चा और खर्चा। भाई आपको चर्चा करनी है तो कोई पर्चा छापना पड़ेगा कि नहीं? अपनी बात को आप रखेंगे नहीं और पर्चा छापेंगे तो कुछ पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? तो उसको इकट्ठा करना होगा। अब हमने 300 रुपये चंदा कर दिया तो सुबह शाम तक हमारे साथी लोग हमसे बगावत करने लगते हैं, कहते हैं यार बताइए आपने 300 रुपये चंदा कर दिया। अगर हम 300 रुपये साल में नहीं दे सकते अपनी संस्था को, तो उन संस्था को जीवित कैसे रखें? हम चाहते बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और ये 300 रुपये कोई आपका केंद्र में नहीं जा रहा, ये पैसा आपके ब्रांच से शुरू होकर के, डिवीजन से शुरू होकर के, आपके केंद्र से शुरू होकर के 4 हिस्सों में बट करके तब फेडरेशन पे आता। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रांच में अलग से चंदा करना पड़ेगा। हमने 5,000 रुपये रख दिया लाइव मेंबरशिप का, एकदम भूचाल आ गया। तब ने कहा ये तो नहीं हो सकता, हमने कहा 4,000 कर लो यार, खैर ये भी बहुत ज्यादा है। हमने कहा 3.5 कर लो, कहने ये भी बहुत ज्यादा है। फिर मैंने कह दिया अच्छा 3 से तो कम पे मैं मानूंगा ही। तब वो बड़ी मुश्किल से 3,000 रुपये छपाए। अब मेरी विनती है आपसे कि आने वाले 6 महीनों के अंदर कोशिश करिए कि जो भी मेंबरशिप है आपकी, उसको जो है वो आप पूरे तौर पर आधी मेंबरशिप कम से कम लाइव मेंबरशिप होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पुष्पा जी आप बताइए, सरोज जी आप बताइए, मैडम सतवंत कौर आप बताइए, होनी चाहिए ना? क्या प्रॉब्लम है? एक बार 3,000 रुपए दोगे, हर बार झंझट बच जाएगा और ईश्वर की दया है 100 साल तो हम लोग जिएंगे ही।
ये संगठन आपका फ्री का वकील रहेगा? गलत तो नहीं करो, उसको इकट्ठा करें, गारंटी। लेकिन मोदी जैसी गारंटी नहीं है ये संगठन की गारंटी। यार मैं तो भूल ही गया कि क्या आशीष शर्मा बोल मुझे याद है भाई, हम लोगों को आपका सम्मान करना चाहिए था, हमारे फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं यहाँ पे बुला करके, बल्कि आरपी गुप्ता का भी करना चाहिए था। ये मेरे से गलती हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर ये संगठन को ढंग से चलाना है, जैसे ऑल इंडिया में फेडरेशन चलता है, तो हमें कुछ अनुशासन, कुछ नियम, कुछ कायदे कानून उनको मानना पड़ेगा। और मुझे आशा है कि क्योंकि साथियों ने इतने साल इस संगठन को दिया है, अपने खून और पसीने से ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन को सींचा है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी उसी तरीके से आगे बढ़ने का पूरा मौका देंगे। लोग आज संगठन के जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जाना तो आई है, लेकिन जाने के पहले जरूर कुछ कह करके जाएंगे कि हमने अपने समाज को, अपने साथियों को, अपने देश को कुछ न कुछ दिए करके जा रहे हैं। हम कुछ जो है वो यहाँ पर लुटा करके नहीं जा रहे हैं, हम कुछ न कुछ अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले संतानों के लिए कुछ न कुछ करके जा रहे हैं। ये हमारे संगठन का उद्देश्य। हमारा विनती है आप लोगों से कि संगठन तभी मजबूत होगा जब हम इसको आगे बढ़ाने का काम करें। हमने 2 महीने के अंदर आपसे शाखाओं के गठन करने की बात की, संविधान सबको दे दिया गया, पदाधिकारियों की संख्या आपको बता दी गई, एग्जीक्यूटिव मेंबर आप बना सकते, संगठन में महिला विंग आप क्रिएट कर सकते, करना भी चाहिए। एक बार 2 महीने में आप अपनी शाखाएं गठन कर लें, तो उसके अगले महीने में डिविजनल सम्मेलन करके डिवीजन का गठन हो जाएगा, और उसके 1 महीने के बाद जोनल कन्वेंशन करके जोनल बॉडियों का गठन हो जाएगा। डेमोक्रेटिक तरीके से करना, जिनके अंदर काम करने की क्षमता है वो लोग आवे, काम करें, इस झंडे को पकड़ें, इसको आगे बढ़ाने का काम करें। तो मैं सोचता हूं कि इससे आपका भी भला होगा आने वाले समय में। एक बात और है, भारतीय रेल में इस समय 14 लाख से ज्यादा रिटायर्ड लोग हैं, और नौकरी करने वालों की संख्या 11.5 लाख के करीब। रिटायर्ड लोग बहुमत में है, काम करने वाले अल्पमत। अगर आप और आपके परिवार को जोड़ा जाए और नौकरी पेशा लोगों को भी जोड़ लिया जाए, तो मैंने एक हिसाब लगाया था, करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग हो जाते हैं। कुछ रिश्तेदार और दोस्त जोड़ लिए जाए तो ये संख्या 4-5 करोड़ हो जाती। बट वी आर नॉट ए प्रेशर ग्रुप, हमारा कोई दबाव ही नहीं है। ऐसे मनमानी सरकार है और मनमानी करती जा रही, मुझे पूरा विश्वास है। अब आपके ऊपर कोई सर्विस कंडक्ट रूल तो लगेगा नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग कोई कानूनी हरकत भी नहीं करेंगे। इतनी तो करेंगे कि हमें प्रोटेस्ट करने का राइट है। अगर आपने 144 लगाया तो हम 144 तो तोड़ेंगे, 144 तो तोड़ेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम कोई उग्रवादी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन चलाएंगे, अपनी मांगों को बनाएंगे, सरकार के सामने रखेंगे, मुआवजा करने की कोशिश करेंगे,
सरकार हल कर देगी तो उसका धन्यवाद देंगे, लेकिन सरकार मना करेगी तो सरकार से दो हाथ करेंगे और सरकार से कुछ नहीं करेंगे। ये काम अगर हमारे रिटायर्ड साथी अपनी शक्ति का परिचय दे दें तो मुझे लगता है कि सरकार को हिलाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत दिन संघर्ष किया हमारे जो है वो साथियों ने, जो कि हमारे रिटायर्ड सैनिक थे। हालांकि उनकी मांगे पूरी अभी तक नहीं हुई, लेकिन अल्टीमेटली वो विषय राजनीतिक हो गया और सरकार को 1 पेंशन की बात कहनी पड़ी। अड़चने अभी भी है उसमें, लेकिन सरकार झुकी तो किसान आंदोलन के सामने सरकार झुकी या नहीं झुकी? तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अब तो लड़के बच्चे भी कोई किसी की विदेश में है, किसी देश में है, घर से अपना चटाई उठा करके सिर्फ जंतर मंतर पे बैठने की जरूरत है, अपनी ताकत दिखाने की जरूरत है। अगर इस 14 लाख में खाली 50,000 मन बना ले कि हमको जंतर मंतर पर बैठे रहना है, तो यह सरकार संसद से निकल करके जंतर मंतर आ करके घुटने के बल बैठ करके आपकी मांगे मान करके जाए। मैंने आह्वान किया अभी से, जब तैयारी कर रहा था, अभी भी तैयारी कर रहा हूं। अभी पहले मैं इस हड़ताल पर जाने का फैसला किया था पुरानी पेंशन बहाली के लिए। सरकार ने बुलाया, बातचीत की, 2 महीने का समय मांगा, दे दिया। 2004 से अभी तक का समय दिया। अब 2 महीने के लिए क्यों अपने ऊपर ठीका फुलवाने के लिए 2 महीने मांग रहे, नहीं दिए। फिर चुनाव के बीच में जब सरकार नहीं थी तब इन्होंने बेसुरा राग छेड़ दिया। तो ठीक है, उन्होंने बुलाया, बातचीत की, हम लोग भी बावले नहीं है, अभी वो लाकर की जरूरत भी नहीं है जो भी अक्षय ने दिया हम लोगों को। सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों को जरूरत है उसकी, वो रिटायर नहीं हुए हैं, लेकिन उनका खोपड़ा फिरा हुआ है, वो समझते नहीं है चीज। मैं इस ताबीज को उनको देने की कोशिश करूंगा। इधर में पर डाटा फीड कर लीजिए, किसी दिन जरूर तुम कहीं जो है वो सड़क पे, वैसे रात के टाइम तो बहुत सारे लोग पी करके गिर जाते हैं, लेकिन वो बिना पिए गिर जाए, पद का नशा है, तो उसके लिए भी उनको बात करूंगा। लेकिन ये जो समस्या है हमारे सामने, मैं समझता हूं कि इसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। ये हमारा प्रथम सम्मेलन है, हमें गर्व है इस बात का कि 100 साल ऑल इंडिया लेवल फेडरेशन के जो थे वो सतत संघर्ष के वर्ष थे, और आज जब हम 100 के बाद वाले शताब्दी में प्रवेश कर रहे हैं तो भी संघर्ष के साथ ही शुरू। और इस संघर्ष में हमने अपना एक और संरक्षक आशीर्वाद देने के लिए अपने साथ खड़ा कर लिया है, आप तमाम साथियों के रूप में। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं तो यही हमारा बुजुर्ग हमारे लिए आशीर्वाद देने के लिए खड़ा रहे, हमारे पीछे खड़ा रहे, बेटा डरना नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। और आज तो हमारे ऐसे साथी हैं, बुजुर्ग साथी, वो कहते हैं बच्चे आगे नहीं जाएंगे, गोली चलेगी, सीने पर गोलियां हम खाएंगे, जेल जाना होगा तो हम बनेंगे, अपने बच्चे बच्चों की रक्षा करेंगे और मांगे हासिल करके।
तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, इतनी बड़ी फौज हर साल रिटायर होती जा रही है, हमारे पदाधिकारी भी रिटायर होते जा रहे हैं, इतने बहादुर साथी हैं, सारा टाइम अपना उन्होंने लड़ने भिड़ने में बिताया, संगठन का तजुर्बा है, मुझे लगता है इस संगठन को वो बहुत बेहतर तरीके से खड़ा करेंगे। और मुझे पूरी आशा है 6 महीने हमको लगेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने में, और 6 महीने के बाद ये हमारा रिटायर्ड पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन उस जलवा दिखाने की स्थिति में होगा कि देश की सरकार आपके नाम से कांपेगी, आपको बुला करके समझौता करने की बात करेगी, निर्धारित है। तो खाली हम एफएमए के लिए उनसे रोने के लिए जाएं, वहां कह देते हैं हाँ बिल्कुल एकदम बढ़ने वाला है, और सबका ही टीसी जैसे मीटिंग में तो इस पर चर्चा नहीं होती, लेकिन एनसीजेसीएम में स्टैंडिंग कमेटी में पूरे तौर पर एक्सेप्ट कर ले, हाँ बस एमएफए में तो बढ़ने वाला है, और हम भी आपको कहते हैं भाई इसी बात कही गई है, मिनट में याद है। आप बताइए कितनी बेईमानी है, कम्युनिकेशन के मामले में एकदम तय हो गया, कहा गया कि फाइल जो है वो माननीय वित्त मंत्री जी के यहाँ है, वो विदेश गई है, लौट के आएंगे, ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद में इसको वजह जैसे बिना पैर के ऑर्गेनाइजेशन, बिना हाथ के ऑर्गेनाइजेशन, बिना नाखून के ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में मंत्री भक्त से बोल दे कि नहीं अभी में कुछ नहीं हुआ, वहां लोग बैठ करके सुन लेते हैं, उसका मुंह उछलने वाला वहां कोई है ही नहीं। एक ही मीटिंग में जितेंद्र सिंह ने कुछ बोलने की कोशिश की थी, मैं था उनसे कहा कि मान लो आप मंत्री हैं, ये बात ठीक है, लेकिन आपको ये भी मान लेना पड़ेगा कि आप सिर्फ मंत्री हैं, वो भी राज्य मंत्री हैं, मैं महामंत्री हूं। अगर मैं आह्वान करूंगा तो वहां पर निकलना बंद हो जाएगा, आप दिल्ली सड़क पर नहीं निकल पाएंगे। आप ये बात तो छोड़ दीजिए, उधमपुर तो छोड़ दीजिए, हम दिल्ली की सड़कों पे आपसे नहीं निकलने देंगे, और जिस दफ्तर के आप अंदर बैठे हुए हैं उस दफ्तर के बाहर आपको नहीं जाने देंगे, मैं दावे करता हूं। मालूम मामला क्या था, ये जो 5 डेज वीक है उसको वो 6 डेज वीक करना चाहते। सरकार आई थी, दिमाग खराब हो गए, बहुत दम हो गया, हम जो चाहे कर सकते हैं, फौरन हुक्मनामा तैयार हो गया, तो लोगों ने कहा ये तो गजब हो जाएगा, निकालते सब बेचारे सेंट्रल सेक्रेटरी वाले लोग हैं, डीओपीटी वाले ने कहा ये तो देखो क्या गड़बड़ कर रहे हैं, उन्होंने फाइल के ऊपर भी लिखा क्या डीसी जैसे वो एनसी जैसे से बात किए हुए, स्टैंडिंग कमेटी से बात किए हुए, स्टाफ साइड सेक्रेटरी से बात किए हुए नहीं कर सकते, क्योंकि जब इसको बनाया गया था तब उनके साथ पूरी बहस हुई थी, 2 महीने तक ये मामला हल नहीं हुआ था, और फाइनली जब उनसे एग्रीमेंट हुआ तभी ये लागू हुआ। तो आप इसको खत्म कर रहे हैं तो उनसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन खोपड़ी खराब थी। जब मैंने उनको कह दिया, हमने कहा कि माननीय जितेंद्र सिंह जी आपको नहीं गिरवाऊंगा, वो जो सामने साउथ ब्लॉक है वहां हमारे प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, खाली महिला कर्मचारी जो काम करती है साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक के, उनको ही सिर्फ कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी को घर नहीं जाने देना है, यही पर फैसला करना है। आपको बता देगा तुम्हारा प्रधानमंत्री नौकरी से बाहर कर देगा, तुमको कह देगा तुमको मंत्री नहीं रहना। वो अपनी पूरी उत्पादकता दे रही है, पूरा काम कर रही है। आप चाहते हो कि एक दिन उनको अपने बच्चों को, बहुओं को, सास को, और पति देव तो एक सबसे बड़े बच्चे होते हैं, सबको मालूम ही होगा, संभालने में मौका मिल जाता। अब एक दिन आपको खल आएगी, एक दिन ये क्यों नहीं रहेंगे। अल्टीमेटली वो बात खरब की आवाज को कार्य खुदा समझो, वो प्रधानमंत्री जी तक पहुंच गए, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हम इसको लागू नहीं लागू। वो कागज कहां हवा हो गया पता ही नहीं। तो आपकी ताकत वो जो है वो आपको समझना पड़ेगा।
आप हनुमान जी हैं, रमन जी कहा ना जाओ था, किसने कहा था? जहां मंत्र ने कहा कि जहां मंत्र का सुन हनुमाना, का चुप बैठ रहे हो बलवाना। आप तो बहुत बलवान हैं, आप खामोश होकर बैठे हुए हैं। तो आप लोग भी उन्हीं की तरह हैं, आपको सिर्फ याद दिलाने की आवश्यकता है। आज ये अच्छा मौका है, साथी एसपी सिंह काफी मुझसे इसके साथ लगे हुए हैं। त्यागी जी, पाठक जी का इनके साथ पूरा जुगलबंदी है और मुझे पूरी आशा है इस आंदोलन को हम लोग बहुत आगे बढ़ाएंगे। माने भारत पेंशन समाज हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन, बस एक ही बात है, ये जो मशरूम ग्रोथ हो रही है आंदोलनों की, पहले जो है वो देश में लोगों को बांटने का काम हो। अंग्रेजों ने जो आधारशिला रखी थी फूट डालो राज करो की, वो आज तक चली आ रही। कभी जाति के नाम पे बांटो, कभी धर्म के नाम पे बांटो, कभी मजहब के नाम पे बांटो, इतना तो सब बांट ही चुके हैं। अब कम से कम हमारे जो रिटायर्ड साथी हैं उनको तो मत बांटो। धरती बांटी, अंबर बांटा, धरती और आकाश को इतना तो सब बांट चुके हो, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को, मत बांटो। हर चीज वोट की वेट करता है, तो हमारा कोई वोट का झगड़ा नहीं, लेकिन ये झगड़ा जरूर है कि जो हमारी समस्याएं हैं, मूलतः सोशल सिक्योरिटी हमारी एक समस्या है। सरकार सोशल सिक्योरिटी की बात जरूर करती है, अरे माफ करिएगा, मैं तो कुछ ज्यादा लंबा इसलिए खींच रहा था क्योंकि बचपन में मुझे रामलीला में जब पात्र परिवर्तन होता था तो खड़ा कर दिया जाता था, भैया तुम जरा कविता सुनो। तब तक वो पर्दे के पीछे अपना तैयारी कर लेते थे। मैं चंगा अभी भोजन में थोड़ा देर होगी तो थोड़ा और आगे बढ़ा लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई आपसे ऐसी बात कही होगी जो कि अनावश्यक हो। तो अभी मेरी फिर आपसे अपील है कि 2 महीने के अंदर शाखाओं पर अपनी शाखाओं का गठन हो जाए। हमारे सारे ब्रांच सेक्रेटरी उसमें सहयोग देंगे। 1 महीना उसके बाद, जून का महीना छोड़ दीजिए, जुलाई के महीने में हर डिवीजन का